क्या हो गया कि आपको लगा कि अब मेरे को बिजनेस ही खोलना है भाई, जॉब आप छोड़ देते? बचपन से ड्रीम था मेरा बिजनेस करने का। रीवा आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे सर्विसेज में थोड़ा सा कमी है। कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को समझा सबसे पहले कि कस्टमर को क्या नीड है, कस्टमर हमारा कौन हो सकता है, और उन कस्टमर्स को हमने टारगेट किया। सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। इस जर्नी में सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का मैं पूरा श्रेय देना चाहूंगा, जो मेरी जर्नी अभी तक की रही है। घर जाता था काम करने के बाद तो जो भी छोटी मोटी एडिटिंग मुझसे हो सकती थी, मैं खाना खा रहा हूँ, साथ में एडिटिंग कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, लोगों को टैग कर रहा हूँ। सर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ही क्यों? जहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा था और कांस्टेंट वर्किंग मैं वहाँ पे कर रहा था, और मुझे बहुत मजा आ रहा था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने के बाद। हर एक बिजनेस को शुरू करते समय मुश्किलें तो बहुत सारी आती है, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स में रही है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि डाउन में ही रही है। स्टार्टिंग के 3 साल में बेसिकली काम नहीं कर पाया अच्छे से। एक सुल्तान मूवी का एक डायलॉग मुझे न रह के याद आता था। मेरी इस ओवरऑल जर्नी में मुझे हमेशा वो याद रहता है, कई बार इज्जत कमाने के लिए बेइज्जती करवानी पड़ती है। इस फेज के बाद कुछ अच्छा होगा, मैं एक पॉजिटिव एनर्जी लेके चल रहा था, क्योंकि अगर मैं बड़ा नहीं सोचूंगा तो मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा। तब प्योर एंड प्राइड ऑटोमोटिव का नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है? आप क्या सोचते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना है आपको? नेक्स्ट माइलस्टोन हमारा है कि हर सफर एक छोटे सपने से शुरू होता है, और कभी कभी यही सपना पूरे इंडस्ट्री को बदल कर रख देता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने ऑटोमोटिव सर्विस को एक ब्रांड बना के रख दिया। फाउंडर ऑफ प्योर एंड प्राइड ऑटोमोटिव मिस्टर पंकज पांडे सर से वेलकम टू आस्क एक्सपर्ट पॉडकास्ट सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच श्रेयस जी। प्योर एंड प्राइड ऑटोमोटिव आज एक बड़ा ब्रांड है सर, ये जर्नी कहाँ से शुरू होती है? श्रेयस जी, अगर बात करें जर्नी की तो 2018 में मैं जॉब छोड़ के रीवा आया इंदौर से, और मैंने ये सोचा ड्यूरिंग जॉब मैं एनालिसिस करता था जब मैं रीवा आता था कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, क्या किया जा सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरा एम रहा है बिजनेस करने का और कुछ अच्छा आउटपुट देने का, कुछ अच्छा कस्टमर को सर्व करने का। तो मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेट करता था, मैं कॉर्पोरेट सेल्स देखता था। तो रीवा आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे सर्विसेज में थोड़ा सा कमी है, लोग पे कर रहे हैं और उसका वर्थफुल आउटपुट नहीं पा रहे हैं वो लोग। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सर्विस सेंटर स्टार्ट करने का प्लान किया। और सर्विस सेंटर स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से ही इस्टेब्लिश्ड वर्कशॉप्स काम कर रहे थे, तो इसलिए मैंने अपनी स्किल्स का यूज किया और कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को समझा सबसे पहले कि कस्टमर को क्या नीड है। लोग यहाँ पे टाइम नहीं है लोगों के पास में, पैसा खर्च कर रहे हैं और उस लेवल की उनको सर्विस आउटपुट वो नहीं पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया काफी एनालिसिस के बाद, और अपने कस्टमर को पहचाना कि कस्टमर हमारा कौन हो सकता है, और उन कस्टमर्स को हमने टारगेट किया। और उसके बाद हमने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया, फेसबुक के थ्रू लोगों को अपना फ्रेंड बनाया अपनी आईडी में, और सर्विसेज की बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स शेयर करता था और उनके फ्रेंड्स उनको टैग करता था, ताकि उनके फ्रेंड सर्कल वाले लोग भी उसको देखते थे और हमें अप्रोच करते थे। सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया आपने? पूरा उपयोग किया सर। इस जर्नी में सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का मैं पूरा श्रेय देना चाहूंगा, जो मेरी जर्नी अभी तक की रही है। सर 2018 की वो बात है जब ज्यादा लोग इंटरनेट नहीं यूज करते थे, राइट। उस टाइम पे आपने फेसबुक का सहारा लेके बिल्कुल मतलब अपने कस्टमर गेन किए, तो बहुत बड़ी बात होती है सर उस समय। बिल्कुल, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा नहीं चलता था वहां पे, उस टाइम पे स्टार्टिंग फेज था इंस्टाग्राम का, और फेसबुक ज्यादा लोग यूज करते थे, इसलिए हमने टारगेट किया फेसबुक को। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं घर जाता था काम करने के बाद तो जो भी छोटी मोटी एडिटिंग मुझसे हो सकती थी, मैं खाना खा रहा हूँ, साथ में एडिटिंग कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, लोगों को टैग कर रहा हूँ और बना रहा हूँ सारी चीजें एक साथ। सर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ही क्यों? आपका इसके लिए पैशन कैसे जागा? कैसे आप मतलब ऑटोमोटिव में ही क्यों किया ऐसा बिजनेस? और भी बिजनेसेस थे मार्केट में। जी जी बिल्कुल। श्वेश जी, मैं स्टार्टिंग में 2011-12 में मैंने इंदौर में एक डीलरशिप ज्वाइन की थी हुंडई की, जहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा था और कांस्टेंट वर्किंग मैं वहाँ पे कर रहा था, और मुझे बहुत मजा आ रहा था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने के बाद। बीच में एक फेस ऐसा आया था कि मैं 2 साल के लिए बाउंडेड था, क्योंकि मैंने HR से MBA किया हुआ था, तो मुझे जो है जाना पड़ा एक इंडस्ट्री में HR की पोस्ट पे। और क्योंकि अब अपन ड्यूरिंग MBA अपन ने
जॉब कर लिया था सेल्स का, तो चार दीवारी के अंदर बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और एक एचआर का कोई फ्रेंड नहीं होता है। जब चुल था सेल्स का आपको। बहुत खतरनाक वाला। सर ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ आपके साथ, ऐसा क्या हो गया कि आपको लगा कि अब मेरे को बिजनेस ही खोलना है भाई, जॉब आप छोड़ दे? तो आप बता रहे 2012 में आप जॉब कर रहे थे, और इफ मैं ये बोलूं कि एमबीए किया है आपने, एमबीए किया तो आपको अच्छी सैलरी मिल रही होगी, अच्छी पैकेज मिल रहा होगा, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने बिजनेस खोल लिया अपना? सुयश जी देखिए, ड्रीम तो बचपन से था मेरा, उसकी जर्नी मैं बताऊंगा आपको। बचपन से ड्रीम था मेरा बिजनेस करने का। अच्छा। अब क्योंकि देखिए, आप बेटर परफॉर्मेंस तभी कर सकते हैं जिस इंडस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज हो, जी, और नॉलेज के साथ साथ में आप उस इंडस्ट्री को एंजॉय कर सकते हो। काम वही करना चाहिए जो आप अच्छे से एंजॉय करके काम कर सकते हैं, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपनी इंडस्ट्री में। तो मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेट करता था, इसलिए मुझे लगा कि मैं ऑटोमोबाइल में, क्योंकि अब अपना शहर भी मतलब काफी आगे बढ़ रहा है और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा इस शहर में है। लोग अगर एक बार ढूंढने की कोशिश करें तो अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है कि अगर आप काम किसी भी फील्ड पे करोगे ना, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो इसलिए मुझे लगा कि रीवा में अभी कुछ नया रेवोल्यूशन लाना चाहिए, और मैंने यहाँ स्टार्ट किया। उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अपनाया है और काम स्टार्ट किया है। सर शुरुआत में हर एक बिजनेस को शुरू करते समय मुश्किलें तो बहुत सारी आती है, तो आपको कैसे, आपने कैसे सरवाइव किया, कैसे स्टार्ट किया आपने? सर देखिए, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ऑनेस्टली बताऊं, ये मेरे से जुड़े हुए काफी लोग जानते हैं इस चीज को। मैं जॉब करता था तो मेरे पास में क्रेडिट कार्ड्स थे, मेरे पास सेविंग कुछ भी नहीं थी, और 2018 में मेरी मैरिज हुई थी, और उस टाइम पे मुझे ये लगा कि आज मैं अगर वापस चला गया इंदौर तो कल फैमिली आएगी, बड़ी होगी, और ये सारी चीजें रहेंगी, तो मैं शायद है कि उसके बाद मैं रिस्क ले पाऊं। तो मुझे लगा कि ये सही समय है अपने घर पे रह के और अपने शहर के लिए कुछ नया करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो उस टाइम पे मेरे पास क्रेडिट कार्ड हुआ करता था। जी सर। तो क्रेडिट कार्ड से मैंने ना 6,500 रुपए की मटेरियल परचेस करी थी क्रेडिट कार्ड से, जो कि लोन ही कहेंगे एक तरह से। और मैं पूरा किट लिया, बनाया वॉशिंग के लिए। ड्राई वॉश क्या होता था, पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता था, और ड्राई वॉश एक नया कॉन्सेप्ट था जो कि कार में आपके कार के कलर के लिए फ्रेंडली होता है। बेसिकली पानी से धुलने के बाद बहुत सारी चीजें में प्रॉब्लम आती है, और ड्राई वॉश से क्या है, आपकी कार में शाइन रहती थी और आपके पेंट के लिए काफी फ्रेंडली होता है जी। तो मैंने ड्राई वॉश स्टार्ट किया। इसके अलावा मैंने मतलब एक पूरा प्रॉपर एक बैग में किट बनाया, और बाइक में लेके लोगों के घर घर जाता था मैं। अरे बाप, कार वॉश करने के लिए। और आई थिंक रीवा में पहला ऐसा कॉन्सेप्ट था जो लोगों को होम सर्विस देता था, क्योंकि बहुत से बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता, कार वॉश करवाने के लिए 2-2 घंटे का टाइम लगता है और उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मुझे लगा कि ऐसे लोग जो नीडी हैं उनके लिए अपन काम कर सकते हैं। तो मैं कस्टमर्स के घर जाता था, उनके घर में होम सर्विस देता था, कार को ड्राई वॉश करता था, और काफी लोग संतुष्ट रहते थे और एक दूसरे को रेफर भी करते थे। तो चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है। इसके बाद क्या होता था कि मुझे ऐसा लगा कि एक वर्कशॉप ओपन करना चाहिए जहां पे हम और भी सर्विसेज बढ़ा सकते हैं जो रीवा में अभी लोग नहीं कर पा रहे हैं। जी सर। तो मैंने लोन के लिए अप्लाई करा, एमएसएमई लोन के लिए, और मुझे लोन अप्रूव हो गया। और मैंने गवर्नमेंट स्कीम में बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैंने लोन लिया, और उसके बाद मैंने एक छोटा वर्कशॉप बिल्ड किया, और वहां से मैंने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा खींचने की स्टार्टिंग किया, क्योंकि कस्टमर बेस मैंने बना लिया था ऑलरेडी 1 साल घूम के, और उन्हीं कस्टमर्स के साथ में मैंने स्टार्ट किया है। और हमारे कस्टमर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो आज भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग के फेज में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, लाइक अभी अपन वर्कशॉप डेवलप कर रहे हैं, उधर होम सर्विस के लिए भी जाना पड़ रहा है, तो 1-2 लड़के हायर करके होम सर्विस में भेजे, और यहाँ वर्कशॉप बिल्ड करवा रहे हैं, तो कहीं पानी का बिल कनेक्शन, कहीं नल का कनेक्शन, कहीं बिल्डिंग वर्क, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके बाद जैसे हमने स्टार्ट किया, और ओपनिंग हमारी 28 फरवरी 2020
20 को हुई थी, है ना। तो उस कंडीशन, उसके बाद क्या हुआ था कि आपका आई थिंक 23 मार्च से लॉकडाउन लग गया था, कोविड लॉकडाउन जी। तो और उससे भी पहले, लॉकडाउन से पहले एक बड़ा इंसिडेंट हुआ कि उस टाइम पे रीवा में सीवर लाइन का काम चल रहा था। तो मैंने 28 फरवरी को ओपनिंग की है जी। और 26 जनवरी से ही सॉरी 26 फरवरी से सीवर लाइन वालों ने रोड को वन वे कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। तो ओपनिंग में भी बहुत पड़ा होगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा किसी तरह से हमारे कस्टमर घूम फिर के इधर उधर से आ रहे थे रास्ते ढूंढ के। उसके बाद 23 मार्च से कोविड लग गया, तो लगभग 5 से 6 महीने का बहुत लंबा अंतराल रहा और बहुत ज्यादा उस टाइम पे मुझे टेंशन हुई। लेकिन मुझे लगा कि यार अगर मैं लो फील करूंगा तो काम कौन करेगा जी। तो अपने आप को मजबूत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अंदर से एनर्जेटिक रहिए, क्योंकि करना आप ही को है, और अगर आप नहीं करोगे तो आप डूब जाओगे। सही बात, सही बात। तो उस कंडीशन में हमने किसी तरह से लॉकडाउन कंप्लीट हुआ और उसके बाद हमने स्टार्ट किया, तो फिर से सीवर लाइन का काम चालू हो गया। और सीवर लाइन का काम जैसे कंप्लीट होने ही वाला था कि दिन सेकेंड फेज का लॉकडाउन लग गया। फिर जैसे वो लॉकडाउन हटा तो फिर रोड बनने का काम चालू हो गया, फिर नाली का काम चालू हो गया, गैस पाइपलाइन पूरी आपकी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स में रही है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि डाउन में ही रही है। स्टार्टिंग के 3 साल में बेसिकली काम नहीं कर पाया अच्छे से, जैसा मुझे करना चाहिए था, जैसे स्टार्टिंग चाहिए। कब ऐसा लगा कि अब भाई मुझे ब्रांड बनाना चाहिए? आप बता रहे छोटा सा वर्कशॉप था, बिल्कुल, फिर आपको ऐसा कब लगा कि भाई अब मेरे को तो ब्रांड बनाना है, अब ब्रांड बनाते चलो? सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे रही है, जो ब्रांड बनाने की जो जर्नी थी। मैं अपने जब ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस फेज के बाद कुछ अच्छा होगा। मैं एक पॉजिटिव एनर्जी लेके चल रहा था, क्योंकि अगर मैं बड़ा नहीं सोचूंगा तो मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो वहां पे मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है, झेल जाओ इसको, क्योंकि अगर इसको हम झेल गए तो उसके बाद हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वो जो मोटिवेशन था ना, वो मुझे मजबूर कर रहा था कि आप आगे जाओगे, आप आगे जाओगे, आप कुछ बड़ा प्लान करो, आप बहुत आगे जाओगे। क्योंकि ये चीजें मैं ऑलरेडी फेस कर रहा था, तो मुझे ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था कि यार मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो उस जर्नी में जब 1 साल मैंने कोविड के बाद जो मैंने 2024 का फेस रहा है, 23 से 24 का, तो उस दरमियान मैंने ये प्लान किया कि मुझे छत के नीचे कस्टमर को सारी सर्विसेज देनी है। लाइक आपका अगर आपको कार, यूज्ड कार में अगर आपको कार चेंज करनी है तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। एक सर्टिफाइड कार्स अगर आपको परचेज करनी है यूज्ड कार, तो हम सर्टिफाइड कार्स दे रहे हैं, और उसके जो भी पॉलिसीज होती हैं हम उनको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। उसके पहले हमने कंपनी को रजिस्टर्ड कराया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट में फर्म हमारा रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क है हमारा, एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें मैंने उस टाइम से स्टार्ट करी। 2023 से 24 के फेज में मैंने अपने मोबाइल पे एक शोरूम का फोटो लगाया था, और आप लिटरली आप भरोसा नहीं करोगे, उस शोरूम के फोटो को मैं दिन भर देखता था। जब भी मैं खाली होता था, मोबाइल उठाता था, तो मुझे वही दिखता था। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का आपने भरपूर उपयोग किया। एग्जैक्टली। तो वो मुझे है ना बार बार याद दिलाता रहता था कि मुझे यहाँ जाना है। तो ये ओवरऑल हमारा मोटिवेशन रहा है। सर, आपके हिसाब से बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोगों को क्या सीखना चाहिए? इनिशियल जब स्टार्ट करें तो किस तरह उनका माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह वो काम करें कि they will get succeed in their business? देखिए सुयश जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि लोगों को भेड़ चाल छोड़ना पड़ेगा। लाइक कि अगर आप देख रहे हो कि एक ब्रांड, ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो आप उसके पीछे भाग लिए, ये सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी एक्सपर्टीज है उस इंडस्ट्री में तो आप घुसो, अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो आप पहले गोल सेट करो। गोल सेट करो आप, उसके बाद कि आपको करना क्या है, बेसिकली किस इंडस्ट्री में जाना है। उस इंडस्ट्री का गोल सेट करने के बाद आप कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सर्च करो। लाइक जैसे अगर फ्लिपकार्ट और अमेज़न ने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सर्च करी कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको शॉपिंग करनी है, आपको ये चीज चाहिए, हम आपको घर पे दे रहे हैं। सही बात। तो आज देखिए, आज ई कॉमर्स कितना ग्रो कर रहा है।
बूम है। ठीक है, उसी तरह से आपको आप किसी भी, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जा रहे हो या फैब्रिकेशन में जा रहे हो या टेक्सटाइल में जा रहे हो, आप कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सबसे पहले सर्च करो, देन आप प्रोसेस करो। सर प्योर एंड प्राइड ऑटोमोटिव का नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है सर? सुरेश जी, नेक्स्ट माइलस्टोन अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से हमारी जर्नी है उस हिसाब से हम अपकमिंग 2 to 3 इयर्स में हम फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च करेंगे और फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू लोगों को स्किल्ड करेंगे और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और सारा सेटअप करके देंगे। ये है। इसके बाद अपकमिंग 4 to 5 इयर्स में हमको अपना आईपीओ लॉन्च करना है। मतलब बहुत तगड़ा गोल है आपका, बहुत गोल तगड़ा सेट है। गोल। मेरे को जिस हिसाब से आपका माइंडसेट है ना सर, मुझे लगता है कि यू विल डेफिनेटली डू इट। सर ऐसा माना जाता है बिजनेस वही कर सकता है जिसकी फैमिली मजबूत हो फाइनेंशियली। सर आपका क्या मानना है इस पे? सर मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी काम करने के लिए पैशन, आपका विल पावर। मैं अपनी बात अगर करूं तो 1999 में जब आई थिंक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, मेरे फादर जॉबलेस हो गए थे एंड वो डेली बेसिस एम्प्लॉय थे उस टाइम पे, और उनको जॉबलेस कर दिया गया था एमपी गवर्नमेंट के थ्रू। तो उस टाइम पे मुआवजे के तौर पे 18,000 रुपए मिले थे मेरे फादर को जी। अब उस 18,000 रुपए में उनको 3 बच्चे पालने हैं, पढ़ाई लिखाई भी करवानी है। मतलब एक मुश्त 18,000 रुपए मिल गए? बिल्कुल, 18,000 रुपए मुआवजे के तौर पे जॉब से हटाने के एवज में मिले थे उनको। अब वो समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि क्या करें। अब उस टाइम पे फादर मेरे बहुत परेशान हुए और उनको कुछ नहीं सूझा जाता, तो उनने भैंस खरीदी। भैंस खरीदी उनने कि फैसला लिया कि दूध बेच के फैमिली को पालेंगे। भैया पढ़ने में अच्छे थे, भैया पढ़ाई कर रहे थे, सिस्टर भी मेरी पढ़ रही थी और मैं आई थिंक 5th या 6th क्लास में था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगा कि पापा का एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, क्योंकि अकेले खेती भी करना और दूध भी बेचना। तो मैं सुबह स्कूल जाने से पहले दूध बेचने जाया करता था मार्केट में जी। गांव से थोड़ी दूर पे एक कस्बा था, मैं वहां पे दूध बेचने जाया करता था। तो उस टाइम पे मुझे थोड़े टाइम बाद फादर मुझे 2 रुपए डेली का दिया करते थे। 2 रुपए डेली? बिल्कुल, 2 रुपए डेली का दिया करते थे और लगभग 6 महीने बाद मुझे 4 रुपए डेली के मिलने लग गए थे। अरे 1999 की बात है। एग्जैक्टली। तो जब मतलब इस जर्नी में मतलब 2001 की बात कर रहा हूँ मैं कि ये स्टार्टिंग में ऐसा स्टार्ट हुआ था 1999 से 4 रुपए मिलने लग गए थे। तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि वहां से मेरा ना थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिर्फ बिजनेस करना है, क्योंकि देखिए मैं पढ़ने में बचपन से ही बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं था, ना ही टॉपर था स्कूल में या क्लास में जी। तो बहुत एवरेज स्टूडेंट था। तो मुझे पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपनी पावर को पहचाना। मुझे लगा कि यार मैं 2 से 4 बनाया हूँ, तो कल मैं 4 से 8, 8 से 800 बना लूंगा, 8 लाख बना लूंगा। तो मेरा वहां से सीधा माइंडसेट हो गया कि मुझे बिजनेस करना है, बस, और कुछ भी नहीं। वही रीजन है कि आज तक मैंने किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए 5 रुपए का फॉर्म नहीं भरा है, ऑनेस्टली बताऊं आपको। और व्यापार उससे पहले मैंने जो जॉब की है वो जॉब मैंने इसलिए की है कि मुझे कुछ सीखना था। लाइफ में एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि हम घर में बैठ के अपने सराउंडिंग एरिया में रह के और कुछ कर लें, तो ऐसा नहीं है। जॉब आपको बहुत कुछ सिखाती है। मैं ये नहीं बोलता कि आपको पहले जॉब करना चाहिए तभी आपको बिजनेस करना है। अगर आपका बैकग्राउंड बिजनेस का है, आपके पास एक्सपीरियंस बिजनेस का है, तो आप इजिली स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से बिल्कुल भी नहीं रही है, तो आपको कुछ सीखने के लिए आपको कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, सोशल लाइफ जीनी चाहिए और कहीं जॉब करके
कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो वो जर्नी रही, और उसके बाद मैंने आपको बताया ही कि जॉब कर रहा था मैं, सैलरी पा रहा था, धीरे धीरे फैमिली की कंडीशन अच्छी हो गई, फादर को वापस से जॉब में ले लिया गया था, तो डिपेंडेंसी खत्म हो गई थी कि नहीं अब मुझे परिवार को चलाना है। बट ये था कि इंदौर पहुंचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मतलब लाइफ बहुत बड़ी है, यहाँ बहुत कुछ अचीवेबल है, बहुत कुछ अपन पा सकते हैं, यहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इंदौर की जो मेरी लाइफ रही, जो मेरा सर्कल रहा, वो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और वहां से मुझे इंस्पिरेशन भी मिलती थी। और बाकी तो मैंने आपको बताया ही कि मैंने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया है और धीरे धीरे ग्रो किया है। सर रीवा एक तरह की टायर 3 सिटी है। सर आपको लिमिटेशंस फील नहीं हुई कि भाई मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जो कि रीवा में कभी है ही नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं। धीरे धीरे आप आ रहे हैं ब्रांड्स, लेकिन पहले तो कोई नहीं था जब आपने स्टार्ट किया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, लिमिटेशंस, स्काई हैज नो लिमिट, हम सबने सुना है जी। और आसमान खुला है, आप जाओ ना, कितनी आगे जा सकते हो, कौन है आपको रोकने वाला? आपके अंदर का पैशन होना चाहिए, आपका डिवोशन होना चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए। लिमिट किसी भी चीज में नहीं है। आजकल तो कॉलिंग में भी अनलिमिटेड आने लग गया है तो लिमिट बिल्कुल भी नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको एक चीज और बता दूं, टायर 3 सिटी, टायर 4 सिटी में अगर आप बात करें तो इनसे ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट है ही नहीं। आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो टायर 2 और टायर 3 सिटी, टायर 4 सिटीज में है। एंटरप्रेन्योरशिप का असली टेस्ट है चैलेंजेस। तो सर आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आए, और कभी कभी आप डिमोटिवेट हो जाते होंगे कि भाई फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे कि काम नहीं हो रहा, पैसे नहीं आ रहे, सो हाउ टू ओवरकम इट? सुयश जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, ऑब्वियसली हर इंसान काम करता है, थक जाता है, लो फील करता है ना, लेकिन आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। आप मोटिवेट होंगे, आपको दूसरा कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, क्योंकि अगर दूसरा मोटिवेट करेगा तो एक लिमिट तक ही कर पाएगा और आप वापस से लो हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ मोटिवेटेड होना। अगर आप सेल्फ मोटिवेट हो तो आप सारे चैलेंजेस फेस कर लेंगे। देखिए, चैलेंजेस तो हर इंसान की लाइफ में आते हैं, हमारी लाइफ में भी आते हैं, और दुनिया में जितने लोग हैं, जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, सबकी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, और उसको आपको पूरे पैशन, अपने डेडिकेशन के साथ में उसको चैलेंजेस को फेस करने होते हैं। सर फैमिली का कोई प्रेशर रहा है बिजनेस करते समय? सर देखिए, प्रेशर तो अपनी फैमिली का भी होता है, अपनी सोशल लाइफ का, कम्युनिटी का, रिश्तेदार होते हैं ना, वो जो शर्मा जी का बेटा ऐसा वैसा, ये तो आपने सुना ही होगा। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है कि आपको आपका एम पता होना चाहिए, आपको आपका गोल सेट होना चाहिए। दुनिया क्या कहती है डजेंट मैटर। मेरे 2018 में इंदौर छोड़ के आया, उस टाइम पे मेरी शादी हुई थी, तो लोगों ने बोलते हैं कि यार शादी हो गई तो शहर छोड़ दिया, ऐसा बहुत सारा फेस करने को मिलता है। मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मतलब मैं लोगों की गाड़ियां धो रहा हूँ, चौराहे में भी खड़ी होके मुझे कस्टमर का कॉल आया कि भैया हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है, आप वॉश कर दो। मैं वहां जा रहा होता हूँ, कार वॉश कर रहा होता हूँ चौराहे में, मेरा लोकल सिटी है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, सब कुछ है। अगर मैं उस टाइम पे शर्म खा जाता तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन मेरे फ्रेंड बगल से निकला, और कुछ ऐसे फ्रेंड भी होते हैं जो आपका मजाक भी उड़ाते हैं, और कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं जो आपकी सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हर टाइप के फ्रेंड मेरे साथ में रहे हैं। मेरी फैमिली ने स्टार्टिंग में मेरे थोड़ा सा सपोर्ट हुआ, कि मतलब सपोर्ट नहीं हुआ कि यार क्या कर रहे हो, MBA किए हो, बाहर निकल जाओ, अच्छी जॉब मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे मेरा गोल पता था, मुझे पता था मेरी जर्नी, मेरा विजन क्लियर था कि मुझे क्या करना है। तो लोग क्या कह रहे हैं, अरे यार तू, यार भाई इतना पढ़ाई करके तू गाड़ी धो रहा है चौराहे पे, डजेंट मैटर, हाँ भाई ठीक है, मिलते हैं, थोड़ा टाइम नहीं है अभी, बाद में बात करते हैं। आप डिमोटिवेट मत हो वहां पे, आपको वहां पे ना और हौसला बुलंद करना चाहिए कि रुक जा, एक दिन बताता हूँ तेरे। सही बात है सर, मोटिवेशन तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। होता था एक सुल्तान मूवी का एक डायलॉग मुझे ना रह रह के याद आता था। मेरी इस ओवरऑल जर्नी में मुझे हमेशा वो याद रहता है, कई बार इज्जत कमाने के लिए बेइज्जती करवानी पड़ती है। तो वो ना मेरे लिए ना एकदम मेरा स्लोगन बन गया था। मुझे ना जब भी लो फील होता था ना, तो मुझे ये लगता था कि यार ये सही लाइन है यार, इसको फॉलो करो। और क्योंकि देखिए, कमाने के लिए बेइज्जत होना जरूरी है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरी होता है जब आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तब। और देखिए, किसी भी चीज को है ना, आप देखिए, जैसे
एक रिवेंज होता है। जैसे आज की डेट में लोग कहते हैं कि ये ना, अरे यार मैं बदला लूंगा, है ना। आप इंसान से बदला मत लो जी। आप अपनी कंडीशन से बदला लो। आपकी कंडीशंस जो आज आपको दिखा रही हैं, आप उससे बदला लो कि एक दिन मैं कंडीशन बदल दूंगा, देखो दिखाऊंगा अपना काम करके। अपना काम करके। तो आपके अंदर वो रिवेंज की भावना होनी चाहिए, लेकिन सिचुएशंस के अगेंस्ट होनी चाहिए, ना कि ह्यूमन के अगेंस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर मैं खुद मोटिवेट हो गया आपसे इंटरव्यू करने के बाद। थैंक यू सो मच सुयश जी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शानदार फाउंडर के साथ। थैंक यू।